नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के ऊपर। पिछले कई दिनों से काफी क्वेश्चंस इसके आए हैं जब से आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और देखिए, इस चैनल पे हम उन्हीं स्टॉक्स पे बात करते हैं जिन पे आपके क्वेश्चन हो। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और जो भी डिस्कशन हो उसे अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए। अगर एडवाइजर है तो, एडवाइजर नहीं है तो इसे एक एजुकेशनल डिस्कशन के लिए लीजिए। इस वीडियो में जहां भी हम बाय सेल होल्ड नाम के जिस भी वर्ड का यूज करते हैं वो सिर्फ सिखाने के पर्पज से और केस स्टडी पर्पज से, उसे सीरियस लेकर कोई बाय सेल ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और चेक करेंगे कि आज की डेट में क्या इसका वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव है कि यहां पे पैसा लगा के कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए बैठा जा सके। अगर हां, तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और किस इन्वेस्टर की थिंकिंग क्या हो सकती है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम एजुकेशन के लिए वो सीख पाएं। फिलहाल देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर आपको इसका वीकली चार्ट नजर आ रहा होगा। वी कैन क्लियरली सी स्टॉक जो है एक इंपॉर्टेंट रेंज को यहां पर रेस्पेक्ट दे रहा था, इसको तोड़ के एक नए सपोर्ट की तरफ स्टॉक जाता है। अब ये सपोर्ट कहां था ये आपको यहां पे पता चल जाएगा। लुक एट दिस, जो ये लेवल पीछे रेजिस्टेंस था और यहां पे सपोर्ट बना था, सेम उसी प्राइसेस पे स्टॉक आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर चुका है। अगर मेजर सप्लाई की बात की जाए तो स्टॉक में हमें दिख रहा होगा कि यहां से एक मेजर सप्लाई आई थी जब ये 1800 साढ़े 1800 के आसपास था, और एक गैप डाउन होने के बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त 16% का करेक्शन देखा था इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें यह चेक करना होगा कि इसके फंडामेंटल्स में क्या कोई बड़ी दिक्कत आ गई क्या, या फिर इस कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो क्या कंपनी को छोड़ के भाग रहे हैं, या इस कंपनी के आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ जो वो पूरी रुक गई है, या फिर इस कंपनी में हमें एक मौका मिला है कि आप इसको ध्यान से देखिए। सिर्फ यही कंपनी नहीं, अगर आप ध्यान से यहां पे सोचना चाहें तो आप जरा पीछे का डाटा उठाइए फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। यहां पे हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की, जिसमें आप एचडीएफसी को ले लीजिए या फिर कोटक को ले लीजिए या फिर आप आईसीआईसी को ले लीजिए। इनकी हालत आप देखिए, इनमें से आईसीआईसीआई इज द बैंक जिसने रियल में कुछ ग्रोथ करी है। अगर आप एचडीएफसी और कोटक की बात करें तो पिछले कई सालों के इनकी रिटर्न जीरो है। यहां पर अभी जिस भाव के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर हम उस भाव की बात करें तो 2019 यही भाव थे। सो 2019 में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2019 में यानी आज से 5 साल पहले हम बात करते हैं जिसने इन्वेस्ट किया है, 5 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट का मतलब ये होगा इन्वेस्ट करके बैठना, क्योंकि इन्वेस्ट करने वाले बेचते तो है नहीं, वो तो कई गुना करके बेचते हैं ना। तो अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न अभी है 0/लुल, एकदम जीरो रिटर्न है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो 5 साल पहले ही यहां पर कोई रिटर्न नहीं है, 5 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया उसका कोई रिटर्न नहीं है। बीच में जरूर स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी जो इन्वेस्ट करके बैठते हैं, उनको रिटर्न कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेचना ही पड़ा है बीच में, दैट मींस आपने स्विंग किया है। फिलहाल एक बार इसका फंडामेंटल और डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटली इसका क्या रिव्यू निकल के आता है, और साथ ही आज के वीडियो स्पॉन्सर की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे सामने चल रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के फंडामेंटल, जो कंपनी ने भी प्रेजेंटेशन दी है उसमें कंपनी ने खुद बताया कि पेट के अंदर ग्रोथ आई है। यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, क्यू एन क्यू भी, वाई ऑन वाई भी, और यहां पर FY24 में भी ये ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आरओई और आरओए को देखा जाए तो वो भी अच्छा ग्रो की है। खाली बैंक के बिजनेस को देखें तो पैट, एनआईएम, कासा, एआईएफ, ये सारी जो है वो अच्छी रही है। अगर आप ध्यान से देखिए कासा 45 है, अब 45 है और ये पहले से गिरा जरूर है, बट अभी की सिचुएशन में 45 भी मेरे को अच्छा लगता है अगर फ्रेंकली बताया जाए। एनआईएम भी देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छी आई है। यहां पर कंपनी का ये जो बिजनेस है, ध्यान रखिएगा, ये है जनवरी से मार्च का डाटा, और अब इस पे रेस्ट्रिक्शन लगी है अप्रैल के अंदर। देखते हैं कंपनी ने उसके ऊपर क्या बात करी है, अपने इस वक्तव्य में क्या बोला है उसने। आगे बात करिए, यहां पे सब्सिडरीज है, उन्होंने भी ग्रोथ करी है। कोटक एएमसी हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, और देखिए ये वाकई में ग्रो कर रही है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम यहां पर, तो हमें देखना होगा कि कंसोलिडेटेड हाईलाइट कंपनी ने क्या दिए हैं। Q4 में आपको दिखेगा पैट कंपनी का अच्छा है, यहां पे आपको डाटा क्लियर मिल जाएगा। कहीं भी हमें कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही, भले ही वो आरओई हो, पैट हो, किसी भी तरीके से अगर आप देखना चाहें तो ये पॉजिटिव इनफ्लो ही निकल के आ रहा है, पॉजिटिव चीजें ही निकल के आ रही है। यहां पर बात करते हैं आगे, मैं देखिए इन डेप्थ नहीं जा रहा ताकि आपकी चीजें समझ आए छोटी भाषा में। कोटक ग्रुप का पूरा पेट है, पेट का मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस पेट में 85% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बैंक्स का होता है, आपको पता है, बैंक और बैंक से रिलेटेड बिजनेस का होता है। अब यहां पर आपको क्लियर इंफॉर्मेशन है। अगर बैंक की ग्रोथ देखी जाए तो FY23 और FY24 में देखिए, और यहां पे ग्रोथ आपको मिल जाएगी। कोटक महिंद्रा प्राइम की ग्रोथ दिख जाएगी, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स की आपको दिख जाएगी, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो है वहां पे मिल जाएगा। यहां पर आपको सोनाटा फाइनेंस और बीएसएस माइक्रो फाइनेंस, ये भी सारी इंफॉर्मेशन जो मिल जाती है। यहां कोटक सिक्योरिटीज की, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट, बैंक एंड सब्सिडरीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसकी रिपोर्ट में है, आप देखना चाहें तो डेफिनेटली देखिए। अब यहां पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि कोटक महिंद्रा के जिस बैंक के ऊपर हम बात कर रहे हैं
क्योंकि मेन बिजनेस बैंकिंग का है। रेस्ट्रिक्शन जहां लगी है वहां पर आप ग्रोथ देखिए, गजब की ग्रोथ कंपनी ने दी है। बट रिमेंबर, ये जनवरी से मार्च की ग्रोथ है। अप्रैल का डाटा देखते हैं कंपनी खुद क्या कह रही है। हालांकि ये चीजें काफी अट्रैक्टिव है। यहां पर अगर हम देखना चाहें ऑर्डर एंड इंपैक्ट असेसमेंट, किसका? आरबीआई की जो सुपरवाइजरी एक्शन हुआ है उसके बदले। यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या कहा कि जो 24 अप्रैल को आरबीआई ने हमारे साथ किया है उसके वजह से क्या होगा, यहां पर ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल इशूइंग फ्रेश क्रेडिट कार्ड, ये हमारे लिए दिक्कत हो गई है। अब यहां पर देखो डज नॉट इंपैक्ट, इसका मतलब ये नहीं है सर्विसिंग एंड क्रॉस सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस थ्रू ऑल चैनल। मतलब मान लो मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है और मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे जो है आपकी ये सर्विस चाहिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनकी सारी सर्विस ले सकता हूं। लेकिन कोई नया बंदा अभी नहीं जुड़ सकता है। किस चीज से? यहां पे ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर थ्रू अदर देन ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल, यानी मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन चैनल से वो नहीं जोड़ सकते, लेकिन उसके अलावा आप जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका इंपैक्ट उन पे नहीं आएगा। तो ये चीज हुई कि उनको ऑनलाइन करने में समस्या आएगी। वे फॉरवर्ड एंड एक्शन प्लान, ये कंपनी का एक्शन प्लान है कि यहाँ पे हम एक्सीलरेट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये देखो सारी बातें कहने की है और अब देखते हैं करते कि नहीं करते, वो आगे की बात रहेगी। बाकी कंपनी को तो ये चीज़ कहनी ही पड़ती है। ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने इसको अपने रिपोर्ट में इंक्लूड किया और करना भी पड़ेगा बिकॉज आपका एक्शन होने के बाद ये रिपोर्ट आई है। आगे देखिए कोटक सिक्योरिटीज की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज ग्रो कर रही है, इसमें भी आपको ग्रोथ दिख रही होगी, शानदार ग्रोथ रही है। ये कंपनी भी काफी अच्छा करता हुआ नजर आ सकती है कोटक सिक्योरिटीज, और भविष्य में कोई बड़ी बात नहीं कि कंपनी इसका भी कोई सेपरेट लिस्टिंग करवा दे। आगे देखिए यहाँ पे हम बेसिक लेवल ऑफ डाटा पे चलते हैं। स्टॉक का पी देखिए अभी 17 के आसपास कंपनी का पी चल रहा है और यहाँ पर अगर हम इसका आरओई देखें तो कभी 16 के आसपास है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग वो काफी कम है, डेट टू इक्विटी 3.75 का है। ईपीएस अभी आपको दिख रहा होगा लगभग 90 रुपए के आसपास का ईपीएस निकल के आया है। प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की ठीक दिखा रहा है, मार्केट कैपिटल सेल्स भी ओके है, पीजी रेशियो एंड फ्री कैश फ्लो भी ओके है, अच्छा नजर आता है। अगर यहां पर आपको ये दिख गया है ये पी, तो अब इस पी को हम थोड़ा वेरीफाई करवाते हैं आपसे आगे के चैनल पे। यहां बात करिए, ये देखिए ये पी है 10 साल का, ये 10 साल का पी रेशियो है कोटक महिंद्रा का, जो कि एवरेज आता है लगभग 35 के आसपास। 35 का एवरेज पी रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। राइट नाउ ये 17 के पी पे स्टॉक आपको अवेलेबल है, तो नो डाउट ये अट्रैक्टिव तो है, ये हमें मानना होगा। आगे बात करते हैं, एक बार इसका हिस्टोरिकल पी देखते हैं। तो अभी जो 17 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है, अगर आप पीछे आके देखेंगे तो ये अवेलेबिलिटी करीब पिछले 10-12 साल में कहीं नहीं थी, इतना सस्ता स्टॉक यहाँ पे नहीं मिल रहा था। पी का चार्ट देखेंगे तो लगातार डाउन ट्रेंड में पी का चार्ट है और यहां पर कंप्लीटली हमें दिख रहा है कि ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे तो बैंक आ चुका है। लेकिन क्या आगे ये अपने आप को सुधार पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से और नीचे जाने के लिए आया है, वो सारी चीज हमें देखनी होगी। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू के मैटर पे देखा जाए तो कंपनी आपको आज जिस वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो रही है, ये वैल्यूएशन आपको 2012 के आसपास अवेलेबल थे, यानी कि 12 साल पहले की वैल्यूएशन आपको मिल रही है प्राइस टू बुक वैल्यू के फ्रंट पे भी। अगर आगे देखना चाहें यहाँ पे इसके पी&एल को, जो कि क्वार्टरली है, यहाँ पे क्वार्टरली पी&एल देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा होगा रिवेन्यू, बहुत अच्छी रिवेन्यू रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट की या फिर फाइनेंशियल मार्जिन की, आप कुछ भी कह सकते हो, वो भी कंपनी का आपको दिखेगा किस तरीके से पीछे से अभी तक का रहा है, आपको कंप्लीट डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसे देखिए गजब का आया है। इसमें इंपैक्ट किसने अच्छा किया है? अदर इनकम। अब अदर इनकम पे अगर आपके इफेक्ट पड़ जाएगा तो आने वाले फाइनेंशियल्स में दिक्कत होगी। नेट प्रॉफिट को देखिए, लगभग 5000 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट है, जो कि इसकी हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया। अगर इसी को मार्च को आप कंपेयर करेंगे मार्च 23 के साथ, तो देखिए आपको पता चल जाएगा किस टाइप का रिजल्ट है। अगर इसी को कंपेयर करेंगे मार्च 22 के साथ, तो देखिए अच्छा रिजल्ट है। और इसी को कंपेयर करिए एक बार मार्च 21 के साथ में, 22 की जगह 21 के साथ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए, वहां से जो नेट प्रॉफिट वहां है, यहाँ आते आते वो नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, यानी नेट प्रॉफिट डबल हो गया पिछले 3 साल में। शेयर प्राइस डबल हुआ क्या? मेन चीज ये है, नहीं हुआ। अगर हम बात कर ले यहाँ पे कंपनी के ग्रॉस एनपीए की, तो एनपीए यहाँ पे पहले से कम हुए हैं और नेट एनपीए लगभग उतने ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो कंपनी के बिजनेस में खराबी हम नहीं कह सकते। ऐसे ही हम अगर ईयरली पी&एल भी देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए ईयरली पी&एल पे भी काफी अच्छे डिटेल्स हमें निकल के आते हैं। सिर्फ इतना समझिए, आज से 3 साल पहले 2021 में जिस प्राइस पे यानी जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक था, आज उसकी आधी वैल्यूएशन है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डबल हो गए, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आपके डबल हो चुके हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। अगर हम 5 साल पहले जाएं 2019 में, तो जितनी सेल्स यानी रेवेन्यू कंपनी ला रही थी और जितना प्रॉफिट ला रही थी, लगभग वहां से 2.5 गुना अब आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। लेकिन आप उसी वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहे हो, तो अट्रैक्टिव तो बनाता है, ये हमें मानना होगा। आगे बात करते हैं
कंपनी ने अपनी ग्रोथ मेंटेन रखी या नहीं रखी, तो देखिए सेल्स की ग्रोथ कंपनी की अच्छी रही है पिछले कई सालों की, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी रही है, कोई खराबी आप नहीं कह सकते। तो खराबी है कहाँ? खराबी यहाँ है कि स्टॉक प्राइस सीएजीआर के रिटर्न कुछ भी नहीं है, रिटर्न आ ही नहीं रहे, कोई अच्छे रिटर्न नहीं है, 5 साल 3 साल 1 साल के कुछ रिटर्न नहीं है, 10 साल में जरूर 14% से ग्रो हो रहा है, और आरओई भी अगर देखा जाए तो 15% की एवरेज पे आरओई निकल के आ रही है। आगे बात कर लीजिए इसके शेयर होल्डिंग में, शेयर होल्डिंग में आपको पता चलेगा यहाँ एफआईआईज ने अपना कुछ माल पहले ही बेचा हुआ है, लेकिन वही माल उतना ही ऑलमोस्ट डीआईआईज और पब्लिक ने लिया हुआ है, तो शेयर होल्डिंग में कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। अभी भी आप बात करें तो लगभग 87% इज बिलोंगिंग टू द बिग ग्रुप, जो बड़े प्लेयर्स के पास अभी भी उनके पास एज इट इज रखी हुई है। अब बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल पे, देखते हैं कि वहां पिक्चर क्या नजर आती है। फंडामेंटली यहां पे कुछ इतना इश्यू नजर नहीं आता, और बाकी सुनिए ध्यान से। बैंक के फंडामेंटल में कासा वासा टासा नासा पता नहीं कितने रेशियोज होते हैं, जो आप देख देख के थक जाओगे। इवन आप बैंक के फंडामेंटल कितने ही स्टडी कर लो, अगर उसकी कुटाई होनी है तो किसी भी रीजन की वजह से हो जाएगी, जैसे इसमें आरबीआई वाले रीजन की वजह से हो गई, और उसको बढ़ना है तो भी उसको एक पॉजिटिव चीज अगर मिल गई तो वो बढ़ सकता है। बैंक के फंडामेंटल स्टडी करना मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब आप माथापच्ची वाला काम कह सकते हो। और बैंक के अब चार्ट को स्टडी करना कैसा रहता है वो हम देखते हैं और करते हैं चार्ट पे चर्चा। तो ये हमारे सामने चल रहा है कोटक बैंक का टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट के फ्रंट पे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि यहां पर स्टॉक के लिए ये रेंज जो है वो एक सपोर्ट थी। अब स्टॉक हमने दिख गया कि नीचे आके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सबसे बड़ा हर्डल जो है वो सबसे पहले 1600 से 1700 की रेंज होगी। आप ध्यान से इस रेंज को देखने की कोशिश करिए, इसी रेंज पे स्टॉक को एक अच्छा प्रेशर मिल सकता है, यानी स्टॉक के लिए 1600-1700 रेंज में आकर टिकना चाहिए, बिल्कुल टिक सकता है, और यहां पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, मतलब साइडवेज जाने के चांस रह सकते हैं। ये 1540 को क्या नीचे तोड़ के भी आ सकता है, वो भी हमें देखना होगा, और ये भी समझना होगा कि तेजी कब बनेगी। लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजी के हिसाब से हमें ये समझना है कि 5 साल का रिटर्न क्या है। 5 साल का रिटर्न है 0। 5 साल रिटर्न हम बात कर लेते हैं 0, कोई रिटर्न नहीं है, ये हमें पता चला। यहां पर क्या अभी कोई चार्ट पे बुलिश मोमेंटम है, हमें लिखना है, देखो हमें सारी चीज लिखनी है। बुलिश है क्या चार्ट? आंसर इज नो। बुलिश है? नो। क्या चार्ट अभी बेरिश है? एक बार बेरिश हो चुके, अब तो साइडवेज की तरफ जाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, साइडवेज की तरफ जाते हुए ज्यादा नजर आ रहा है। अगर वीकली चार्ट को हमने देखा, हमें पता चला कि 1540 सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो ये सपोर्ट टूटा तो फिर हम लोगों के लिए यहाँ पे 1500 पे एक छोटा सपोर्ट है, और उसके बाद 1415 रुपए पे एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है। क्या कोटक बैंक वहां आ सकता है? देखो मार्केट है, नेगेटिव होने पे कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अभी की सिचुएशंस के हिसाब से इसके टेक्निकल्स और हमें क्या इंडिकेशंस देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार मंथली चार्ट पे हम कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस यहां पर। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोटक बैंक को जो भी लोग अभी एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, स्मार्ट प्लेयर्स, उनकी थिंकिंग क्या होगी, जहां तक मेरा अनुमान है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कोटक बैंक के लिए देखिए सॉल्यूशन तो एक ही है, एक्यूमुलेशन। यहां पे हम बात कर सकते हैं एक्यूमुलेशन। क्या कोटक बैंक के लिए अभी वैल्यूएशन अच्छे हैं? हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। वैल्यूएशन अच्छे हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल अच्छे हैं। यहाँ पे हमें लिखना होगा यस, बिल्कुल अच्छे वैल्यूएशन है, और हमें मानना होगा वैल्यूएशन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वन टाइम बाय वाला इंडिकेशन है कि यहां से वो साइडवेज नहीं जाएगा और सीधा यहां से ऐसे चला जाएगा? क्या ऐसे इंडिकेशंस है? फिर भी फिलहाल तो नहीं है, फ्यूचर में आ सकते हैं। तो अभी यहां पर लेने वाले कौन हैं? जो कि स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे होंगे वही लोग हैं। अब इस चीज को समझिए कि वो एक्यूमुलेट करने के बाद क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस मंथ में बेकार न्यूज आई है, या फिर आप ये देख लीजिए कि जब उस बेकार न्यूज को मार्केट ने एक तरीके से फैक्टर्ड किया है, वो महीना कौन सा है? आप ये देखिए, वो महीना है ये वाला। ये महीना कौन सा है? मई 2024। ये महीना है जब मार्केट ने यहां पर सारी चीजों को जो है वो एक्चुअल में फैक्टर्ड करने की कोशिश करी है एक ही बार के अंदर। अब मई का जो लो बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, मई का जो लो बनेगा वो यहां पर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। सिंपली समझ के देखिए कि जब इस कंपनी का यहां पर गिरावट शुरू हुई है, या फिर आप कह सकते हो कि बड़ा यहां पे बॉटम बनना शुरू हुआ है, वो महीना कौन सा है? मई 2024 का। अगर फ्यूचर में स्टॉक यहां से साइडवेज जाकर ऊपर जाने की बजाय ऐसे आता है और मई के लो को काटता है, तो यानी कि और नया कुछ गड़बड़ आ रही है। तब तक कोई गड़बड़ी के चांस नहीं होंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट एक बार में वो फैक्टर्ड करने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। यह हमें ध्यान रखना होगा। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। अब यहां पर इसको अगर आप समझना चाहें तो मंथली क्लोज इन लेवल्स के ऊपर होना, यानी इसके ऊपर मंथली क्लोज रहना, यह अच्छा साइन होगा। यानी क्लियर हो गया कि हमें 31 मई तक
यहाँ पर जो क्लोज चाहिए वो लगभग 1600 के अबो पे चाहिए, 1600 के बिलो क्लोज नहीं होनी चाहिए, अबो रहती है तो टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छे नजर आएंगे। और रेंज कौन सी रहेगी, जहां तक मेरा अनुमान है पूरा मई जो है, पूरा का पूरा मई मंथ जो है वो 1600 से 1700 की रेंज में ही रहेगा। ऊपर में 1700 को काट पाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, मतलब 1600-1700 की रेंज में पूरे मई मंथ में रह सकता है। नीचे भले ही रह ले, 1700 के ऊपर जाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा स्टॉक के लिए, हमें ध्यान रखना है। एक बार कन्वर्ट करके देखिए इसके डेली चार्ट को, सिचुएशन हुई क्या थी और उसको समझिए, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं। यहां पर अब आप समझिए, ये सिचुएशन थी, स्टॉक जो है लगभग 1840-50 के आसपास था और यहां पर इस तरीके से गैप डाउन, और उसके बाद में यहां पर अर्निंग्स आने के बाद इस तरीके से उसका मोमेंटम बन जाता है। यहां पर वापस मोमेंटम बना है, ये गैप जो है ये फिल हो चुका है। अब ये इतना बड़ा गैप रहा है, क्या ये फिल होगा? डेफिनेटली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली होगा। लेकिन कोई ये सोच रहा है कि वन टाइम बाय करके इसी वे में हो जाएगा, ऐसा भाई हमारे पास कोई इंडिकेशंस नहीं है। समय लगेगा लेकिन ये भी हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसे समझना चाहें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे समझिए कि स्टॉक के लिए एक बड़ी रेंज जो थी उसने किस तरीके से काम किया है। ये पिछले 5 साल की रेंज है। अब आप ध्यान से देखिए, वहां से लेके यहां तक ये पिछले 5 साल का डाटा है। पिछले 5 साल में स्टॉक के रिटर्न्स कुछ भी नहीं आए हैं और अब जो गिरावट हुई है उसमें आप ये देखिए 1700 रुपए ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मैं वापस दिखाना चाहूंगा, एक बार जूम कर देता हूं। मेरे लिए 1700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है, ध्यान से समझिए इसको। लुक एट दिस, ये जो लेवल है यहां से, क्यों? क्योंकि जिस दिन नेगेटिव न्यूज आई थी, ये नेगेटिव न्यूज आने के अगला वाला दिन है, ठीक है। उस दिन क्या हुआ, 1700 के आसपास का एक टॉप लगा, दिख रहा है आपको, यह टॉप लगा और यहीं से वापस उसको बेचारे को नीचे कहा गया कि चलो नीचे जाओ। तो यानी भविष्य में बड़ा हर्डल कौन सा होने वाला है इन नियर टर्म, ये 1700 ही होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये तो हमने सारी चीजों को समझा, अब सॉल्यूशन देखते हैं कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है और हो क्या सकता है। यहाँ पर कि जिनके पास होल्डिंग में होगा उनकी थिंकिंग क्या है और कोई फ्रेश लेना चाहते हैं तो उनकी थिंकिंग क्या है। हम बात करते हैं कोई ऑलरेडी होल्डिंग में लेके बैठे होंगे तो उनकी थिंकिंग क्या होगी। कोई ऑलरेडी लेके बैठे होंगे तो उनके लिए ये सोचना होगा कि अभी बेचने में कोई फायदा है क्या, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के वैल्यूएशन वाइज तो वो खराब नजर नहीं आ रहा है। बाकी ना चलता तो ना चलता, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ वैल्यूएशन वाइज कोई खराब नजर नहीं आ रहा। ऑलरेडी जो होल्ड करके बैठे हैं डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स ही होंगे। रीजन बड़ा सिंपल है कि ट्रेडर होता तो वो ट्रेंड को राइड करता, यहाँ पे कोई ट्रेंड है ही नहीं, तो ट्रेडर तो यहाँ पे अब ट्रेंड में होता तो राइड करता, तो ट्रेडर यहाँ पे नहीं होंगे, मान रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो इन्वेस्टर्स हैं। बात करते हैं फ्रेश लेने वाले की, तो फ्रेश वालों को ये मेक श्योर करना है कि क्या वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वही प्लेयर्स यहाँ पे देख रहे होंगे जो एक्यूमुलेशन की तरफ जा सकते हैं, वो देख सकते हैं कंपनी खराब नहीं है। उनका विजन कम से कम अब आने वाले 2 साल के आसपास का होना चाहिए, 2 इयर्स का अगर विजन है तो शायद उनको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। अब अच्छे रिटर्न्स पे बात करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छे रिटर्न्स का मतलब होगा कि यहाँ से सीधा का सीधा शेयर जो है वो 3-4-5 गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, इस तरीके से वर्क नहीं करती है चीजें, ध्यान में रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक अगर यहां से लगभग 1550-60 की इस लेवल से वापस अपने इस हाइज की तरफ भी जाता है तो ये लगभग 40-45% रिटर्न हो सकता है और डेफिनेटली हो सकता है। क्या ये 2 साल में अचीवेबल है? यस, बिल्कुल है, हो सकता है ये रिटर्न आपको मिल जाए। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि जो लेना चाह रहे हैं वो एक्यूमुलेशन मोड में देखेंगे तो उनको फायदा होगा। वन टाइम बाय करके बैठेंगे तो देखो फिर इसमें रिस्क इतना है कि यहां से और नीचे आया तो आपके पास फंड नहीं होंगे ऐड ऑन करने के लिए। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का एनालिसिस है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग देखें जो एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी रखते हो और अपने एडवाइजर के साथ बात करें। अगर एक्यूमुलेशन की कैपेसिटी किसी में नहीं है, बिल्कुल ना देखें और ये बिल्कुल ना सोचें कि वो आने वाले साल 1.5 साल के अंदर कोई 5 गुना हो जाएगा। कई लोग तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन बना के बैठे हैं कि वो 5 गुना हो जाएगा। अगेन वन मोर थिंग, कई लोग जो है वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर भी अपने दिमाग में रखते हैं। उनको क्या लगता है कि 1600 पे स्टॉक लिया है 1800 पे बेच लेंगे, उनके दिमाग में ये चल रहा है। 1600 पे स्टॉक लेके अगर 1800 पे आप बेच रहे हो, यू आर गेटिंग 12% रिटर्न। कितना? 12% रिटर्न आप लेना चाह रहे हो। क्या इस रिटर्न के लिए कोटक महिंद्रा बैंक से अच्छे ऑप्शंस नहीं है क्या? क्योंकि ये तो एक स्विंग हुआ, ध्यान से सोच के देखिए, ये तो एक स्विंग हुआ। हाँ, अगर आपका विजन ये है कि नहीं 1 साल के अंदर 12 मिल जाएगा तो अपन खुश है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 12% रिटर्न के लिए आप लोग जो है यहां पर स्विंग खेलो, तो भैया स्विंग खेलने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक नहीं है। स्विंग खेलने के लिए मार्केट में कैश स्टॉक्स देखो, ये F&O वाले मत देखो, ज्यादा बेटर होगा। यहां पे तो हमेशा वो पैसा लगता है जिसे लगाकर आपको बैठना हो कि वो पैसा मेरा सेफ पड़ा रहेगा, कम ग्रो करेगा लेकिन एक दिन ग्रो करेगा तो मेरे को लगभग 12 से 15% CAGR का रिटर्न मिल जाएगा। तो उसके लिए देखा जाता है। कई लोग 1600 पे लेके 1800 बेचने का सोच रहे हैं या 1700 पे बेचने का सोच रहे हैं, तो भैया रिटर्न निकाल के देखो परसेंटेज टर्म्स में, इससे बेटर तो आपको स्विंग ही मिल जाएगा।
आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक खराब बैंक नहीं है। भविष्य में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जब सुधार होगा तभी इसमें कुछ मोमेंटम होगा, और ये भी ध्यान रखिए कि आने वाले 2 साल जो है वो काफी क्रिटिकल होने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। अगर ये अब नहीं चला तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, लेकिन उनके ही काम का होगा जो एक्यूमुलेट करके यहाँ पे टाइम दे सकते हैं। जो एक्यूमुलेट करके टाइम नहीं दे सकते उनके काम का बिल्कुल नहीं होने वाला है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर एनालिसिस सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस मुझसे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेब एनालिसिस में आना है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे लिंक से अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे Q&A ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कस करते हैं। एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपको वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।